So hey guys, my name is Sachin and I welcome to all of you to this channel. ठीक, हमने अपनी लाइफ में मोल बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। 11th 12th मतलब BSc काफ़ी हद तक हमने मोल यूज़ करा है और हम मोल को बोलते भी हैं मेरे हिसाब से। इस वीडियो में ये बताऊंगा कि एक मोल को 6.02 क्यों बोला गया। ठीक, और ये मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है इस चैनल पे, तो और भी इसमें वीडियोस आती रहेंगी। तो अब मैं लेता हूँ 1 डज़न का मतलब 12, 1 क्वांटल 100 kg, 1 टन 1000 kg, 1 पाव 250 ग्राम, 1 तोला 10 ग्राम, 1 मोल 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, तो बेसिकली होता यह है, 1 डज़न को मैं बोलता हूँ 12, 1 क्वांटल को 100 किलो, 1 टन को 1000 किलो, 1 पाव को 250 ग्राम, तोला को 10 ग्राम और 1 मोल को 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बिकॉज ये वैल्यू इतनी अटपटी क्यों रखी गई? लेने को तो मैं 1 मोल को कन्वीनियंस के लिए 6 इंटू 10 की पावर 20 भी ले सकते थे। ठीक, अब ये सारी वैल्यू जो ली गई हमारी कन्वीनियंस के लिए ली गई, क्योंकि मास की ऐसा यूनिट है केजी और इसकी एक यूनिट और है जिसको हम कहते हैं ग्राम। ठीक है, इन सब ने डील करा, लेकिन ये सब हमको डील इसलिए करना पड़ा क्वांटल में, टन में, पाव में, तोला में, हमारी कन्वीनियंस के लिए। ठीक, अब मोल को भी हमने 6.022 10 की पावर 23 लिया हमारी कन्वीनियंस के लिए, जो कि हम आगे देखेंगे इसमें। लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but it only converted into one form to another form। ठीक है, बात भी बहुत सही है। अब हमारे पास एक लॉ होता है और आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन mass of reactant reacted is always equal to mass of product form। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमको पता है, एक लॉ ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, इसको मैं खाली कन्वर्ट कर सकता हूँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। लेकिन जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, लोग अक्सर बोल देते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन ये बात गलत है। अगर हम खुद देखें, अगर मेरे इनिशियली कोई भी कंटेनर है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट मेरे 500 ग्राम, प्रोडक्ट मेरे 100 ग्राम, तो कैसे ही इनिशियली यहाँ पे
मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है, नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये आती है, मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, जितना मेरा रिएक्टेंट का मास रिएक्ट करेगा उतना ही मेरा प्रोडक्ट का मास प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए मैं नाइट्रोजन लेता हूँ और हाइड्रोजन से अमोनिया बना रहा हूँ, ठीक। अब मैंने इसके 3 मोल चाहिए मेरे को, इसके 2 चाहिए, ठीक। तो मोल में नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम हुआ, इसके 3 मोल कंज्यूम हुए, तो इसके 2 मोल बने, ठीक। अब मैं इसी चीज़ को वेट के उसमें लिखता हूँ, तो इसके 28 ये, और ये बनेगा 34 ग्राम। तो इससे ही मेरी बात भी ऑब्वियस और ट्रू हो जाती है कि जितना मेरा रिएक्टेंट का मास रिएक्ट करेगा उतना ही मेरा प्रोडक्ट का मास फॉर्म्ड होगा, ठीक है। लेकिन हम इसमें एक चीज़ नोट ये करते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास बोथ आर नॉट यूनिवर्सल लॉज, ठीक। ये दोनों लॉ जो है मेरे यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में जितना मेरा रिएक्टेंट का मास रिएक्ट करता है वो ज़्यादा अमाउंट में करता है, और जो प्रोडक्ट का मास प्रोड्यूस होगा वो कम अमाउंट में होगा। और जितनी मेरी एनर्जी रिएक्टेंट में होगी, रिएक्ट करने के लिए जाएगी, उससे कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी प्रोडक्ट में। तो ये जो दोनों लॉज है ये यूनिवर्सल नहीं है, बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस मास इज अ यूनिवर्सल लॉ। अब हम ये बोलेंगे एनर्जी और मास की डायमेंशंस जो है ये तो सेम नियम को ऐड कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हमारी बहुत फेमस रिलेशनशिप है जिसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन रिलेशनशिप, जो है E इज इक्वल्स टू mc²। E मेरी एनर्जी है, m मेरा मास है, c मेरी स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। ठीक, तो इससे हम इसमें ये बोलते हैं लोग अक्सर कि जब कोई भी मास m स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, नहीं, ऐसे ये नहीं है। इतना मास इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, c जो है यहाँ पे खाली कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। तो इससे मैं एनर्जी और मास में वो निकाल सकता हूँ, रिलेशनशिप निकल गई। अब इतना मास इतनी एनर्जी, तो हमें पता चल जाएगा कोई मास दे दो एनर्जी निकाल देंगे तो उसको ऐड कर सकते हैं। तो लॉ बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस मास इज यूनिवर्सल लॉ, ठीक। अब हमको ये बात भी समझ आ गई, इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा मास है 10 kg, इसको मैं फॉर्मूले में रख देता हूँ। तो ये निकल के आ जाएगा, इतनी जूल एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा, इतना मास 10 kg का, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सपोज ये मेरे प्रोटॉन है,
ठीक। मास ऑफ प्रोटॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इज डिफरेंट एंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आउटसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज डिफरेंट। क्यों? जब भी मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर आएंगे तो ये अपने मास का 0.7% लॉस कर देते हैं। क्यों ये लॉस करते हैं 0.7%? अब ये देखते हैं। ठीक। अब मेरे न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे को नहीं अट्रैक्ट कर सकते, नहीं रिपेल कर सकते। प्रोटॉन प्रोटॉन पे सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जब भी ये न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल किस वजह से है? क्योंकि यहाँ तो रिपल्शन हो रही है, तो अब स्टेबल कैसे बैठेगा? ये न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल है ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है खाली वो अट्रैक्शन फोर्स है इरिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसकी वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल बैठते हैं। अब ये स्टेबल हो गए, लेकिन इन्होंने अपना स्टेबल होने के लिए 0.7% लॉस कर दिया अपने मास को। तो आइंस्टाइन की वही रिलेशनशिप जो है मैं यूज़ करूँ, और यहाँ से मेरा जो ये डेल्टा एम आ जाएगा, मेरा मास डिफेक्ट आ जाएगा जो इसने यहाँ पे यूज़ करा। ठीक है, अब ई जो मेरी है वो आ जाएगी मेरी बाइंडिंग एनर्जी। सी जो है मेरी स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी इन वैक्यूम। तो यहाँ से हम इसका एनर्जी मास रिलेशनशिप को कन्वर्ट करते हैं, निकाल लेंगे। जो मेरी ई आएगी मास से, जो मास डिफेक्ट जो लॉस करा उससे मेरी बाइंडिंग एनर्जी आ गई। तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिसने न्यूक्लियस को न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से एक बात हमको पता चलती है इसको देखने से, जो मास होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के आउटसाइड डिफरेंट है और न्यूक्लियस के इनसाइड अलग है। जो मास ऑफ न्यूक्लियस है आउटसाइड द न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक। जो मास ऑफ न्यूक्लियस है इनसाइड द न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और ये है AMU। और 1 AMU 1.67 10⁻⁻24 इंटू 0.993 ये होता है। अब मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा कि 1 AMU इतना क्यों आता है। ठीक है, मेरा कोई भी एक एटम है, वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 10⁻⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है, न्यूट्रल है वो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब मैं लेता हूँ मास ऑफ एनी एटम ऑफ एन एलिमेंट। अगर मैं मास लेता हूँ किसी भी एटम के एलिमेंट का, तो वो मेरा बेसिकली होगा क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेम ही है। ये एग्जैक्टली सेम नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू सेम आती है। हम इसका अप्रॉक्स लेके भी अपना काम चला सकते हैं। और न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ये देखते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, अगर मेरी कोई भी चीज़ A + B से C बनती है और B जो है मेरा लेस देन 5% ऑफ A है, तो मैं B को नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसका मास देखते हैं इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। तो इसका मास
इसके इसमें नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इनटू। अब यहाँ पे ये फैक्टर आया, अब ये जो मेरा है ये न्यूक्लियस का मास है बाहर वाला, क्योंकि इनसाइड से जाएगा तो 0.993 वाला फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे। अब 0.993 वाला फैक्टर क्यों आया है, ये मेरा मास ऑफ प्रोटॉन, ये जो है मेरा मास ऑफ प्रोटॉन है, ये अंदर वाला है, ये मेरा मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये मेरा बाहर वाला है। न्यूक्लियॉन्स का मास न्यूक्लियस के अंदर जब हो जाएगा तो उसमें 0.7% का लॉस आ गया, तो अब बचा क्या है यहाँ पे 0.993, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तभी तो मेरे को अंदर वाला मिलेगा, तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मास ऑफ एनी एटम ऑफ एन एलिमेंट हो गया है। अब किसी भी एटम एक्स में जेड होता है मेरा एटॉमिक नंबर, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ए जो है मेरा होता है मास नंबर, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो अब इसको हम बोल सकते हैं ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 0.993। ठीक है, अब मैं इसको मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ उसकी, तो ये हो जाएगा बेसिकली ए, यानी कि हमारा मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻23 इंटू 0.993 ग्राम। ठीक, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, कार्बन। ठीक, अब इन सब में जो ए है मेरा, जो इनका मास नंबर है, तो अब जो मास होगा किसका हाइड्रोजन, जो मेरा मास होगा प्रोटियम का, ड्यूटेरियम का, ट्रिटियम का, कार्बन 12 आइसोटॉप का, वो मेरा क्या होगा अब हम देख सकते हैं हर किसी में ये वाला फैक्टर एक आ रहा है मास निकालने के लिए उसका, तो हम इस वाले फैक्टर को अगर उसके मास नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली जो वो ए वाला फैक्टर है, तो ये हमको किसी भी एटम का मास दे देगा। ठीक, तो ये जो फैक्टर है इसको हम बोलते हैं AMU, जो है हमारी एटॉमिक मास यूनिट, AMU। अब nowadays AMU can also told as U, जो मेरा क्या है यूनिफाइड मास। ठीक है, अब हमने इसको ये भी देख लिया यहाँ पे। एटॉमिक मास यूनिट क्या थी इसमें मैंने यही बता दिया। अब मैं बेसिकली देखूं, अगर मैं किसी भी एटम का मास लेने जाऊं तो मेरे को 10⁻24 को वे करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको वे करा नहीं जा सकता 10⁻24 वाले फैक्टर को, तो इसको मेरे को कन्वीनियंट करने के लिए अब मैं बोलता हूँ 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल पानी बनाते हैं। ठीक, अब इसको करने के लिए अब मैं इसको वे कैसे करूँगा, मैं ये बोलता हूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर।
इसके 2 मोल ये बनाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मोल की तो बात कर ली कि इसके 2 मोल खर्च हो रहे हैं, इसका 1 खर्च हो रहा है, इसके 2 बन रहे हैं। अब मैं यहाँ पे वेट की बात करूँ तो इसका जो वेट आया वो आता है 4 ग्राम, ठीक। और ये बनता है इतना। अब मेरे को किसी भी एक मास निकालना है, मास ऑफ एनी एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब हाइड्रोजन का मास निकालने के लिए अब उसके प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, वो उसका वो रहना पड़ेगा ना मेरे को यहाँ पे ए, उसका वो क्या मास नंबर इनटू इस वाले फैक्टर से। अब इस वाले फैक्टर से करूँगा 0 10 की पावर -24, इसको कैसे वे करूँ मैं? ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल ही है वे करना, इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा वे नहीं कर सकते। तो इस फैक्टर को थोड़ा कन्वीनियंट करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इस टर्म को थोड़ा अजीब सा कौन बना रहा है, ये और ये, तो इसको मैं रफ में एक साइड लेता हूँ। और अब इसको मेरे को वे करने के लिए ये एनी एटम का है, अब मैं इसको ग्रुप में वे करता हूँ तो इसको मैं बोलूँगा मास ऑफ एक्स एटम। तो A इंटू 1.67 10⁻24 इंटू 0.993 इंटू एक्स ग्राम। अब इसको फैक्टर को मैं एक साइड में यहाँ लिख लेता हूँ रफ में, इज इक्वल्स टू 1। अब मैं x को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा, इसको भी क्या बोलते हैं Na, जो मेरा क्या है एवोगैड्रो नंबर। बेसिकली जितनी भी कैलकुलेशंस थी ये सारी एवोगैड्रो ने करी थी, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक। अब मेरे पास ये नंबर आ गया, अब मैं इस वाली x की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ तो मेरा बेसिकली ये आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा A इंटू 1 ग्राम, तो मास ऑफ एक्स एटम हो जाएगा ये, ठीक। अब मैं x है, अब मैं मेरा कुछ भी है, मैं बोलता हूँ A क्या है, उसका मास नंबर 2 है, 4 है, 6 है, उसको रखो इंटू 1 करा, कितने ग्राम वे करना है अब वे कर सकते हैं यहाँ से, हमको ये पता चल गया ना मैं कितना मास ले रहा हूँ एग्जैक्टली। और यहाँ से कहता 10⁻24 वे नहीं कर पाता, अब मेरा 6 है तो 6 ग्राम आ गया, या 8 है तो 8 ग्राम आ गया, जो भी उसका मास नंबर है उसके रिस्पेक्टिव में ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज और समझ लेते हैं, जो मेरा मोलार मास है उसको हम बोलते हैं 1 ग्राम पर मोल, और जो मेरा एटॉमिक मास है उसको हम बोलते हैं, और आइसोटॉपिक मास भी बोल देते हैं AU पर एटम। U जो है इसमें मेरा यूनिफाइड मास है, ठीक है, जो बेसिकली पहले AMU बोलते थे, अब नाउ अडेज उसको U बोल देते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देख लिया कि एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आया, एक मोल को 6.022 10⁻23 क्यों बोलते हैं, और काफ़ी फैक्टर्स। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं को बताऊंगा कि मोल से वेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मोल से ही वॉल्यूम में कैसे करना, एक दूसरे में इंटरकनेक्शन देखेंगे, और आगे इसमें मोल की, मोलैरिटी की, मोल फ्रैक्शन की और भी बहुत सारी बातें करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।